हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा सिंह। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल। आदिकाल हिंदी साहित्य का एक ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग किसी भी परीक्षा, चाहे वो यूजीसी नेट हो, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएस सिस्टम प्रोफेसर, इन सभी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न तो आदिकाल से ज़रूर पूछे जाते हैं। अर्थात मैंने इससे पहले भी आदिकाल का भाग 1 वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ये आप बताया है कि आदिकाल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, अर्थात विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल का क्या नामकरण किया है। आइए हम देखते हैं आदिकाल। हिंदी साहित्य के इतिहास में लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य काल को आदिकाल कहते हैं। इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद से मिला। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधियों का युग कहा है। आदिकाल की समय सीमा विभिन्न विद्वानों के अनुसार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल का जो नामकरण किया वो किया चारण काल। इसकी समय सीमा इन्होंने 700 से 1300 ईस्वी स्वीकार की। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 स्वीकार की। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल की समय सीमा 1184 से 1350 ईस्वी मानी। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल की समय सीमा 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक माना। वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का जो नामकरण किया वो किया संधि काल और उसकी समय सीमा मानी 750 से 1000 ईस्वी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का समय सीमा माना 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक। अब हम देखेंगे अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि मुंज और भोज को स्वीकार किया। वहीं चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मुंज को माना और शिव सिंह सेगर ने पुष्य और पुण्य को माना। शिव सिंह सेगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी, उसमें उन्होंने पुष्य और पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। शिव सिंह सेगर ने पुष्यदंत को भवभूत तथा भाका का जड़ कहा। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया। आगे हम देखते हैं मिश्र बंधु ने भी पुष्य और पुण्य को ही प्रथम कवि स्वीकार किया। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम कवि अब्दुल रहमान को स्वीकार किया। अब्दुल रहमान की जो रचना है वो है संदेश रासक, जिसकी समय सीमा जिसका प्रकाशन वर्ष है 12वीं शताब्दी। यह एक खंड काव्य है। परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है, तो यह एक खंड काव्य है। अर्थात देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित यह प्रथम काव्य ग्रंथ है। संदेश रासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वीकार किया। स्वयंभू की जो समय सीमा है वो है 8वीं शताब्दी। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। ये जैन परंपरा के प्रथम कवि स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी जो ग्रंथ है वो है पाउम चरियु, स्वयंभू छंद, रिठेमी चरियु। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। ये प्रश्न परीक्षा में 1-2 बार पूछा जा चुका है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास किसे कहा जाता है, तो वो स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू की जो पाउमचर्यु रचना है उसको उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। पाउमचर्यु में राम के चरित्र का विस्तृत वर्णन हमें देखने को मिलता है। गणपति चंद्र गुप्त ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को स्वीकार किया। वहीं राहुल संस्कृत्यान ने अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि सरहपा को स्वीकार किया। राहुल संस्कृत्यान द्वारा सरहपा को अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वीकार करना ही सर्वमान्य माना गया है। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि
विभिन्न विद्वानों ने माना है। इन्होंने सरोज, ब्रज, राहुल, भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा ही हैं। इनके द्वारा लिखित अब तक कुल 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है वो है दोहा कोश। दोहा कोश परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि किसकी रचना है, तो वो सरहपा की है। दोहा कोश के जो संपादक हैं वो डॉक्टर प्रबोध चंद बागीचीन ने किया था। अर्थात सरहपा से संबंधित एक तथ्य डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध है, वो है आक्रोश की भाषा का प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। यह तथ्य परीक्षा में 1 से 2 बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि आक्रोश की भाषा का प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। अब हम देखेंगे आदिकाल की विशेषताएं। वीरों का चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण, वीर रस के साथ साथ सिंगारिक रसों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। प्रकृति के आलंबन एवं उद्दीपन दोनों रूपों में चित्रित है। रासो ग्रंथ एवं दरबारी साहित्य की प्रधानता है। रासों की संकीर्ण मानसिकता का चित्रण है। राजाओं की संकीर्ण मानसिकता का चित्रण है। डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग है। ऐतिहासिकता का अभाव है। वीर रस की प्रधानता है। प्रामाणिकता में संदेह है। विविध छंदों का प्रयोग है। कल्पना की प्रचुरता है। संकुचित राष्ट्रीयता की भावना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना, अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। अर्थात आपको इन तथ्यों को देखने से यह स्पष्ट हो गया होगा कि आदिकाल की विशेषता क्या है, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न ऐसे ज़रूर आते हैं कि इनमें से कौन सी विशेषता आदिकालीन साहित्य की नहीं है, तो आपको ये याद रखना होगा। आगे हम देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। गाहा या गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता है। ये प्रश्न यूजीसी नेट में 2019 में पूछा जा चुका है। दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। भरत मुनि ने 3री शताब्दी में नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम ना देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा। आगे हम देखेंगे अपभ्रंश या प्राकृतिक भाषा। अपभ्रंश या प्राकृतिक भाषा हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं शताब्दी से होने लगा था। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धनसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अर्थात आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। इन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताए हैं, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन परीक्षाओं में लगभग 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। थैंक यू।